नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं सचिन चौमोली आज आपके पास लेके आया हूँ क्लास 12th ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो दिया हुआ है उसका पार्ट 2। मैंने चैप्टर नंबर जो 1 था उसका पार्ट 1 बनाया था, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था आपके संग पॉसिबिलिज्म को लेकर के, डिटर्मिनेशन और न्यू डिटर्मिनेशन की थ्योरी को लेकर के। मैंने बताया था किस तरह से उनमें चेंजेस हैं, क्या कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पार्ट 2 के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोरियर्स ऑफ टाइम। अलग अलग कॉरिडोरियर टाइम पीरियड में किस तरह के चेंजेस देखने को मिले, क्या चेंज थे, वो किस तरह से बताया कि मानव भूगोल के समय के अंतराल में क्या क्या गलियारे थे, उन गलियारों में क्या क्या चेंज देखने को मिला। हमने लास्ट वीडियो में डेफिनेशन बताई थी विडाल डी ला ब्लांस की, रेड जेल की। तो उसमें मैं कहा था मैंने कि कहीं ना कहीं मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का, जो मानव और प्रकृति है उनके अंतर संबंधों का यहाँ पे अध्ययन किया जा रहा है, उनके आइडियाज़ को लिया जा रहा है। तो यहाँ पे उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है, उन चीज़ों के बारे में बता रखा है। तो मैं उन्हीं समय अवधि के दौरान पे जो अलग अलग समय टाइम पीरियड रहा, उनमें अलग अलग जोग्राफर्स के थ्रू किस तरह से जो चेंजेस देखने को मिले, जो चेंज हमारे पास आने लगे, उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके साथ में। आपको बताऊँगा किस तरह से उसमें नए आइडियाज़ थे, नए जनरेशन थी, उनके बारे में बताया गया हुआ है। तो ये जो आइडियाज़ थे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मिलकर के बनाए गए थे, ठीक है। तो ये टेबल आपके पास दिया हुआ है, इसमें पीरियड अप्रोचेस जो दे रखे हैं और ब्रॉड फीचर्स दे रखे हैं। अलग अलग टाइम पीरियड्स में किस तरह के अप्रोचेस डेवलप किए जोग्राफर्स के थ्रू, किस तरह से एनालिसिस किया गया ह्यूमन और नेचर के बीच में, और अलग अलग लेकर के। यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है वो अर्ली एजिस का है, जो कॉलोनिकल अर्ली एजिस टाइम पीरियड में चली थी। तो उस समय पे ज़्यादातर ट्रेडर्स थे, देखिए ट्रैवलिंग अलग अलग एरिया की तरफ ट्रैवल करते थे और एनालिसिस करते थे। तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी अप्रोच इम्प्लीमेंट की गई थी वो थी एक्सप्लोरेशन की और डिस्क्रिप्शन की। जो इस तरह से किस तरह उसको खोला जाए, उसका अन्वेषण किया जाए, वितरण बताया जाए किस तरह से। तो अलग अलग एरिया में ट्रैवलर जाते थे, डिस्कवर कर रहे थे न्यू एरियाज़ को, ठीक है, खोजने में लगे हुए थे, उनके बारे में जान रहे थे। उससे कॉलोनिकल टाइम पीरियड में कुछ लोगों का अपना इम्पैक्ट भी था कि हम और एरिया को कैप्चर करें, उनके ऊपर रहें और सब चीज़ों को करने की कोशिश करें। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं नए एरिया के अंदर डिस्क्रिप्टिव वे में आ रही थी, नए एरिया का भी आइडिया मिल रहा था और नया फॉर्मेशन ज्योग्राफी अकाउंट में जुड़ रहा था। सेकेंड पीरियड रहा जो अर्ली एजिस के बाद कॉलोनिकल पीरियड रहा, उसमें रीजनल एनालिसिस करना स्टार्ट किया गया। यहाँ पे ये हुआ कि अलग अलग रीजन्स को समझा गया, उसके बारे में जाना गया, उन रीजन्स के अंदर जो क्वालिटी है उन चीज़ों को समझा गया, क्या है वहाँ पे, किस तरह का लैंड फॉर्म्स है, किस तरह के फिजिकल फीचर्स हैं, कहाँ वहाँ लोग रहते हैं, किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, उनके अंदर पृथ्वी के अलग भाग, दूसरे जो भाग हैं अर्थ के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके अंदर क्या चेंजेस हैं, उनको लेके यहाँ पे एनालिसिस किया गया, होल समझा गया, अंडरस्टैंड किया गया, टोटल अंडरस्टैंडिंग निकाल करके उन पर इंक्लूड की किस तरह से हम चीज़ों को एनालिसिस कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और क्या हैं वो चीज़ें, ठीक है। 1930 थ्रू द इंटर वॉर पीरियड, यहाँ 1930 के जो बाद का जो उस समय के पीरियड रहा 1930 के बीच में, उस समय कई चीज़ें हुई क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। तो कई चीज़ें निकल करके आई, तो एरियल डिफरेंसेस हमारे पास में आने लग गए। एयर डिफरेंसेस का मेन जो एजेंडा था वो एक एरिया जो हमारे पास एक रीजन दिया हुआ दूसरे रीजन किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, ठीक है, वो किस तरह के उसके अंदर फिजिकल या जो फीचर्स देखने को मिल रहे किस तरह से हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन किया गया, वो किस तरह के चीज़ें। तो वो एनालिसिस हुआ एरियल डिफरेंसेस, क्योंकि पहले तक रीजनल एनालिसिस में उतनी चीज़ें निकल के नहीं आ रही थी। जब एरियल डिफरेंसेस किए गए तो अलग अलग क्लाइमेटिकल एरिया, अलग अलग जगह के बारे में पता लगने लगा। लेटर 1950 से लेकर 1960 के बीच में जो 1960 का डायरेक्टर रहा उसमें स्पेरिकल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होने लग गई। वहाँ पर एक चीज़ निकल करके आई कि कंप्यूटर का यूज़ बनने लगा, ठीक है, और नए स्टैटिकल डाटास प्रेजेंट होने लगे। ये स्टैटिकल जो डाटास थे, लॉज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके ऊपर देखने लगे थे, मैपिंग होने लगी, एनालिसिस होने लगा फिनोमेना, जो स्पेशली फिनोमेना किससे जुड़ा, ह्यूमन से जुड़ा हुआ था, मानव से जुड़ा हुआ फिनोमेना था, उसको लेकर देखने लगे। अलग अलग चीज़ों के बारे में नए रूल्स रेगुलेशंस पार्ट आउट होने लगे, नई कंडीशंस हमारे पास आने लगी, उन कंडीशंस के बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखने। यहाँ पे ये चीज़ निकल करके आ गई कि किस तरह की स्टेजेस दी हुई हैं, किन किन स्टेज के अंदर किस किस एक्टिविटीज़ को देखा गया है। इसमें अलग अलग एरिया के टाइम पीरियड में अलग अलग चीज़ों, क्योंकि उसी समय कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का जो आप देखो इस तरह के कॉन्सेप्ट निकल के आने लग गए थे, ठीक है। मैपिंग कंप्यूटर के यूज़ से हमने नई थ्योरीज को बेस्ड करना स्टार्ट किया, नई आइडियाज़ को जनरेट किया। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि डिफरेंट मैपिकल पैटर्न के थ्रू हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखें, अलग अलग एरिया के अंदर होने वाली ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जाने, समझे और उनको एनालिसिस करते हुए चले जाएं। 1970 के ड्यूरेशन में
नए चीज़ें निकल कर के एनराइजमेंट होना स्टार्ट हुआ, ह्यूमनिस्टिक का, रेडिकल्स का, बिहेवियर स्कूल्स का, ये नए तरह के कॉन्सेप्ट्स निकल कर के आए। इन कॉन्सेप्ट्स में नई चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक नई तरह की क्वांटिटी रेवोल्यूशंस हुई, जिसने जो बिहेवियर था, ह्यूमन बिहेवियर, उसको नए तरीके से बदल करके दिया। यहाँ पे नए स्कूल्स राइज हुए, नए स्कूल निकल के आए, नए कॉन्सेप्ट्स निकल करके आ रहे थे, नई विचारधारा थी 1970 टाइम पे। यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मेन एजेंडा था वो रिलेटेड था सोशल पॉलिटिकल रिलेटिव से लेकर के कई इमरजेंस स्कूल्स निकल रहे थे जिनमें नए कॉन्सेप्ट्स को लेके बताया गया था। मैं इस पर एक ब्रीफ वही बताऊंगा एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर के बाद। 1990 में पोस्ट मॉडर्नाइजेशन हुआ ज्योग्राफी का, नई चीज़ें निकल कर गए, मॉडर्निटी डेवलप्ड होने लगी। यहाँ पे नई चीज़ें निकल के आया, उसमें था स्पेशली एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट्स को लेके, यूनिफॉर्मिटी थ्योरीज को लेकर के, अलग अलग थ्योरीज जो बेस थी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, जो अभी तक क्लेरिफाई नहीं था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इन चीज़ों को लेके हो रहा था, नए वर्ड्स को लेकर के हो रहा था, नई जनरेशन को लेकर, तो अलग अलग एजेंडा जो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए थे उनको जोड़ा गया है यहाँ पे, और बताया गया कि मानव का जो रूप है, जो फेस है, वो किस तरह से आ रहा है। उसमें कई चीज़ें थी, उनके इंपॉर्टेंस को भी क्लियर किया गया। तो यहाँ पे था ये कॉन्सेप्ट दिए हुए थे फेनोमेना से लेकर, और कई पीरियड्स के बीच में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 1970 के टाइम पीरियड में जो नए स्कूल्स डेवलप्ड हुए थे उनमें 3 तरह के जो स्कूल्स के कॉन्सेप्ट थे। एक था वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स के बारे में, रेडिकल स्कूल्स के बारे में, और बिहेवियर स्कूल्स के लेकर के। जो पहला दिया हुआ था वेलफेयर ऑफ ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स में, उसमें सबसे बड़ा था कि किस तरह से वेलफेयर के लिए काम किया जाए, ह्यूमनिस्टिक को लेकर नए थॉट्स ले गए हैं कि सोशल जो वेलफेयर है वो डेवलप्ड हो, लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, बेटर फैसिलिटीज़ मिलती चली जाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे कॉन्सेप्ट्स में मिले, लोग ज़्यादा एजुकेटेड हों और नए कॉन्सेप्ट्स को जोड़ पाए। यहाँ पे जो मेन एजेंडा था वो था कि सोशल वेलफेयर को बदलना, सोशल वेलफेयर को आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश करना। दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारे पास रेडिकल्स का, अमूलवादी जिन्हें कहते हैं रेडिकल्स। इन थॉट्स के अंदर सबसे ज़्यादा द्वारा कार्ल रिटर्न्स का दिया हुआ था, कार्ल मार्क्स का दे रखा है। इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को लेके बताया हुआ कि जो कार्ल मार्क्स ने कहा अपने उसमें कॉन्सेप्ट में, उन्होंने कह रखा है कि जो वीकर सेक्शन है, जो पावर सेक्शन है, उसको सोसाइटी के अंदर इक्वलेंस दिया जाए। अनइक्वलिटी जो फेस कर रहे हैं ड्यू टू द पावर्टी, टू द सोशल स्ट्रक्चर्स, इनको पॉजिटिव वे में लेकर आए। समाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जो राइज कर रही है, उन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाए, उन प्रॉब्लम्स को हटाया जाए और नए कॉन्सेप्ट्स को राइज करके दिया जाए। जो नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे उससे क्या न्यू आइडिया, न्यू जनरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बदल करके आएंगे। उसके बाद थर्ड था बिहेवियर, जो ज़्यादातर देखने को मिल रहा था स्कूल्स को लेकर के। उसमें था कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो एक्सपीरियंस है, उसको दिया जाए ह्यूमन को लेकर के, चाहे कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे रेसी से लेकर हो, चाहे रिलीजन से लेकर के, उन कॉन्सेप्ट्स को बढ़ा करके दिया जाए। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर्स को बदलाया जाए, उन पे जोर, उन पे सबसे ज़्यादा फोकस उनका था कि किसी भी तरीके से जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उनको बदल करके दें, नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर के दें। नए कॉन्सेप्ट जब आएंगे तो नए थॉट्स चेंज होकर के आएंगे, और ये थॉट्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेंगे। तो उनका मेन जो एजेंडा था वो ये था कि लोगों के अनुभवों को, जो उनके एक्सपीरियंस हैं, जो उन्होंने लिए एक्चुअल एक्सपीरियंसेस, उनको लिया जाए, ठीक है, और शेयर किया जाए, उन पे ज़्यादा जोर लगाया जाए। तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे, 3 स्कूल्स के कॉन्सेप्ट दिए हुए थे। कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है एग्जाम्स में, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड एंड सब फील्ड्स दिए हुए हैं आपके पास में, किस तरह से उसके क्षेत्र और उप क्षेत्रों के बारे में बताया हुआ है, उनका क्या रोल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है, इसमें एक तरफ फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बता रखे हैं, सब फील्ड्स बताए हुए हैं। ठीक है, और उसके साथ उनकी डिसिप्लिनरी चीज़ें दी हुई हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। पहला जो दिया हुआ स्टैंजा है उसमें बता रखा सोशल स्कूल्स के बारे में, जो सोशल स्कूल्स हैं उनके बारे में किया है, सोशल ज्योग्राफी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें समाज के अंदर जो चीज़ें हैं उनको जोड़ रखा है। तो सबसे पहला दिया हुआ है समाज शास्त्र के साथ, सोशोलॉजी के साथ बताया हुआ है, सोशल साइंस का। इसमें बिहेवियर ज्योग्राफी जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, उसके सब एरिया, क्योंकि सब एरिया जो दिया हुआ है सोशल ज्योग्राफी का और बिहेवियर ज्योग्राफी के संग जुड़ा हुआ है, उसका कहीं ना कहीं उसके साथ बना हुआ है। दूसरा है ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग्स, जो हमारे पास है, किस तरह से वेलफेयर के लिए काम किया, इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए, अच्छी एजुकेशन, इन चीज़ों को लेकर के, बेहतर फैसिलिटीज़ को लेकर के, मेडिकल फैसिलिटी और भी जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें प्रोवाइड कराया जाए।
दूसरा दिया हुआ है हमारे पास में कल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है। इसका मेन जो एजेंडा है वो ह्यूमन से रिलेटेड दिया हुआ है, मानव से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनका जो कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट होकर देना चाहिए। ज्योग्राफी लेसन्स जिसमें ज़्यादातर सोशल स्ट्रक्चर से दिया हुआ है कि समाज के अंदर जो चीज़ें हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके इंटरेक्टेड हैं, किस तरह का सोसाइटी का स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए दिया हुआ है। जेंडर ज्योग्राफी का जो मेन एजेंडा है वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एंथ्रोपोलॉजी से भी रिलेटेड है और ह्यूमन स्टडी से रिलेटेड है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मानव के जो चीज़ें दी हुई सोसाइटी से, सोशल साइंस से कहीं ना कहीं मिला हुआ है, क्योंकि डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट जेंडर्स की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कहीं सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा है, कहीं सेक्स रेशो बहुत कम है, कहीं पे वुमेन जो देखने को मिल रही हैं डोमिनेट कर रही हैं, कहीं पे मेल डोमिनेट कर रहे हैं। पॉपुलेशन का जो रेशो है वर्ल्ड के अंदर अलग अलग उसमें दिया हुआ है, तो उनका एनालिसिस करना भी सोशल ज्योग्राफी का ही एक पार्ट में जाता है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ये हिस्ट्री के पार्ट से रिलेटेड है, ये क्योंकि सोशल ज्योग्राफी उसी के अंदर इसको रखा जाता है। तो जितने भी इशू हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल पार्ट से उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास दिया हुआ था मेडिकल ज्योग्राफी का जो मेन एजेंडा है वो ये है कि किसी भी तरीके से एंट्रोवाइलिटी के कॉन्सेप्ट्स को लेकर जोड़ा जाए। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं ऐसा होता है कि कोई अचानक ही महामारी आ गई, कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, कोई डिजास्टर आता है, उन चीज़ों को समझा जाए, उन चीज़ों को ह्यूमन से बचाए, किस तरह से किसी सभ्यता का पतन हो रहा है, उन चीज़ों का एनालिसिस इसमें किया जाता है। नेक्स्ट फील्ड जो हमारे पास है वो अर्बन ज्योग्राफी का है। अर्बन ज्योग्राफी का जो मेन एजेंडा है, जो मेन डिसिप्लिनरी है, वो अर्बन एरिया के बारे में स्टडी करना है, प्लानिंग करना है, किस तरह से अर्बन एरिया डेवलप्ड हो रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, क्या उनके पीछे एजेंडा रहता है, क्या हिस्ट्री होती है, किन कॉन्सेप्ट्स के कारण उनका राइज देखने को मिलता है, वो आपका अर्बन स्टडीज़ को लेके, प्लानिंग को लेके दिया जाता है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, राजनीति जो हमारा उससे रिलेटेड देखने को मिलता है। इसमें मेन जो होता है इलेक्टिव ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, जिसमें फिनोमेना जो हमारे स्पेशल होता है वो ये होता है कि किस तरह से चीज़ों को चूज़ किया जाए, उसको जोड़ा जाए। मिलिट्रिकल ज्योग्राफी मिलिट्री साइंस से रिलेटेड है, सैन्य भूगोल से कहा जाता है। इसमें जो अनुशासन है, डिसिप्लिनरी है, उन चीज़ों के बारे में, कार्टोग्राफिकल कॉन्सेप्ट को लेकर, वे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हैं उनको लेकर, मैपिंग को लेकर, इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद है पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो फील्ड है वो कहीं ना कहीं हमारा डेमोग्राफी के साथ जुड़ा हुआ है, जो जनसंख्या उसके साथ जुड़ा हुआ देखने को मिलता है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे डेंसिटी देखने को मिल रही है, सेक्स रेशो कैसा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, कौन सी एज के लोग ज़्यादा हैं, कौन सी एज के लोग कम हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन को लेके, अलग अलग माइग्रेशन, बर्थ, डेथ रेट, इन सब इश्यूज़ को लेकर के पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर एनालिसिस किया जाता है। उसके नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है वो है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट का मेन जो एजेंडा है वो हमारे पास इससे रिलेटेड है कि बसाव किस तरह का देखने को मिल रहा है अर्बन और रूरल एरिया के अंदर। अर्बन एरिया के अंदर किस तरह के लोग रह रहे हैं, क्या उनके पैटर्न दिए हुए हैं, किस तरह के गांव देखने को मिलता है, स्केलेटन देखने को मिल रहा है, हैमलेट देखने को मिल रहा है, स्टार पैटर्न है, लीनियर है, अलग अलग तरीके से उनको देखा जाता है। ऐसे ही रूरल एरिया के बारे में भी देखा जाता है, क्या उनके पीछे एजेंडा है, टाउन्स के पॉपुलेशन, अलग अलग इशूज़ को लेकर के सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर स्टडी की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का जो मेन फंडा है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बिलोंग करता है। अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली एक्टिविटीज़ उनसे रिलेटेड करता है। तो यहाँ पे जो पहला ही दिया हुआ है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स इकोनॉमी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं संसाधनों का अध्ययन, क्योंकि संसाधन है, रिसोर्सेज हैं तो ही ह्यूमन का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के साथ जोड़ दिया है उसको, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर एग्रीकल्चर का मेन है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी के इन्वॉल्व इन ज्योग्राफी, और जितना भी प्लांटेशन हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल फार्मिंग के फॉर्म में देखने को मिल रहा हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर की देने, कॉमर्शियल फार्मिंग की देने, मेडिटेरियन सी, अलग अलग जो फार्मिंग के हैं जो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं इसके अंदर स्टडी की जाती है उसके बारे में। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों से मतलब हो गया इसका, इंडस्ट्रीज से लेकर इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड देखने को मिलता है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, इसका स्पेशल जो फंडा है वो बिजनेस से रिलेटेड होता है, टूरिज्म हो गया, ट्रेड हो गए, इनसे रिलेटेड दिया हुआ है। जो कॉमर्शियलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है। तो ये है हमारे पास फील्ड
और उसके सब फील्ड दिए हुए हैं और जो उनके साथ जुड़े हुए चीज़ें हैं, टॉपिक एनालिसिस वो बता रखा है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप जा करके कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।